Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. Join. नमस्कार। चलिए आज फटाफट रिवीजन करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर का, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। ये एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसे जल्दी से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर है क्या। फिर बात करेंगे बढ़ती आबादी और बर्थ कंट्रोल की। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उन्हें डिटेल में देखेंगे। और हाँ, एमटीपी, एसटीआईज और आखिर में इनफर्टिलिटी और एआरटी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर की नींव को समझते हैं। आखिर ये जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ठीक होने तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है और एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई कहता है हेल्दी, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि कोई शारीरिक तौर पर फिट है, कोई बीमारी नहीं है ना? लेकिन इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो इससे कई ज्यादा बड़ी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO क्या कहता है? उनके मुताबिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट वेलबींग की स्टेट है। इसमें फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल यानी शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक हर तरह की सेहत शामिल है, जब बात रिप्रोडक्शन से जुड़े मामलों की हो। ठीक है, तो अब हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब तो समझ आ गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत में इसे एक नेशनल प्रायोरिटी, एक राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बनाना पड़ा? वजहें कई थी और सबकी सब बहुत सीरियस थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तेजी से बढ़ती आबादी, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। लोगों में जागरूकता की भारी कमी थी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STIs फैल रहे थे और साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और सेक्स से जुड़े क्राइम जैसी समस्याएं भी थीं। इन सब वजहों से सरकार को एक्शन लेना ही पड़ा और भारत ने एक्शन लिया भी। आपको शायद पता हो कि भारत दुनिया के पहले देशों में से एक था जिसने 1951 में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया था। बाद में इसी प्रोग्राम को और बड़ा और बेहतर बनाया गया और इसका नाम हुआ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम यानी RCH। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। मैं बात कर रही हूँ गर्भ निरोधक विधियों यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल पक्का आता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम मोटे तौर पर 6 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है नेचुरल मेथड्स, फिर आते हैं बैरियर मेथड्स, इसके बाद IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी खाने वाली गोलियां, फिर इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स और आखिर में सर्जिकल मेथड्स। और हाँ, हर मेथड का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बैरियर मेथड्स की बात करें तो कॉन्डोम सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। इसका काम सिंपल है, ये स्पर्म और ओवम को फिजिकली मिलने से रोक देता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डबल बेनिफिट है। ये ना सिर्फ प्रेगनेंसी रोकता है, बल्कि STIs और एड्स जैसी बीमारियों से भी बचाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत पॉपुलर मेथड है IUDs यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इन्हें डॉक्टर या ट्रेन नर्स यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर लगाती हैं और इनकी खास बात यह है कि ये लंबे समय तक प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन देती हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कॉपर टी काम कैसे करती है। इसके काम करने का एक 3 स्टेप मैकेनिज्म है। पहला, ये कॉपर आयंस रिलीज करती है जो स्पर्म की मोटिलिटी यानी उनके तैरने की ताकत को कम कर देते हैं। दूसरा, ये यूटेरस के अंदर स्पर्म्स के फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती हैं, मतलब स्पर्म्स को खत्म कर देती है। और तीसरा, ये यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देती है, मतलब भ्रूण को वहां चिपकने ही नहीं देती। अब बात करते हैं ओरल पिल्स की, यानी गर्भ निरोधक गोलियों की। ये भी बहुत इफेक्टिव होती हैं और यहाँ एक खास बात यह है कि भारत में लखनऊ के साइंटिस्ट ने सहेली नाम की एक बहुत ही कमाल की पिल डेवलप की है। ये एक वंस अ वीक पिल है, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी होती है और क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल है, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, कुछ लोग परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। उनके लिए हैं सर्जिकल मेथड्स, जिन्हें हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। पुरुषों में इसे कहते हैं वैसेक्टमी, जिसमें वास डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है, और महिलाओं में इसे कहते हैं ट्यूबेक्टमी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। ये एक तरह से टर्मिनल मेथड है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस टेबल के जरिए।
यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग-अलग मेथड्स कैसे काम करते हैं, वो रिवर्सिबल हैं या परमानेंट, और उनका सबसे बड़ा फायदा क्या है। एग्जाम से पहले इस टेबल पर एक नज़र डालना बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन वाला पार्ट तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और दो और बहुत ज़रूरी टॉपिक्स को समझते हैं, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एसटीआईज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। एमटीपी, जिसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं, इसका मतलब है जानबूझकर प्रेगनेंसी को खत्म करना। भारत में इसे 1971 में लीगलाइज किया गया था। अब सवाल है क्यों? ताकि जो अनसेफ और इलीगल अबॉर्शंस होते थे उन्हें रोका जा सके और महिलाओं की जान बचाई जा सके। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये पहले ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी के 12 हफ्तों तक रिलेटिवली सेफ माना जाता है। अब बात करते हैं एसटीआईज की। गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी, इन सब बीमारियों के लिए एक ही गोल्डन रूल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। और इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं। हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, अनजान या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचें, और अगर जरा भी शक हो तो बिना देर किए एक अच्छे डॉक्टर से मिलें। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, इनफर्टिलिटी यानी बंधिता। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे बहुत से कपल्स जूझते हैं। तो हम समझेंगे कि ये क्या है और मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशंस के बावजूद कोई कपल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग इसका जिम्मेदार सिर्फ महिला को मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम पुरुष, महिला या दोनों में से किसी में भी हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि आज स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स हैं जो इसका सही कारण पता लगाकर इलाज कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी केस में इलाज संभव नहीं है या काम नहीं कर रहा, तो भी उम्मीद खत्म नहीं होती। यहाँ काम आती हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज, जिन्हें हम कहते हैं ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये वो तकनीकें हैं जो ऐसे कपल्स को पेरेंट्स बनने में मदद करती हैं। ART में सबसे फेमस है IVF, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, फीमेल पार्टनर से ओवा यानी एग और मेल पार्टनर से स्पर्म्स लिए जाते हैं। दूसरा, इन्हें लैब में शरीर के बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है। इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तीसरा, जब जाइगोट या एम्ब्रियो बन जाता है तो चौथा स्टेप होता है उसे वापस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में ट्रांसफर करना। तो भले ही ये टेक्नोलॉजी कितनी भी कॉम्प्लेक्स लगे, इन सभी प्रोसीजर्स का अल्टीमेट गोल, आखिरी मकसद एक ही है, बच्चे पैदा करना। ये दिखाता है कि ये मेडिकल एडवांसमेंट्स एक बहुत ही बुनियादी इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हैं, और वो है एक परिवार बनाना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। हम मेडिकल संभावनाओं और उनसे जुड़ी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये रिवीजन आपके काम आएगा। धन्यवाद।